तो कहानी की शुरुआत होती है क्रिस्टल लेक से। हमें 1980s का टाइम दिखाया जाता है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाकर कहीं भाग रही थी, लेकिन तभी उसके पीछे एक औरत आ जाती है जो उसे मारना चाह रही थी। लेकिन वो लड़की अपने हाथ में पकड़ी हुई मशैटी से अपना पीछा करने वाली औरत का सर उसकी बॉडी से अलग कर देती है। और उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा मेन हीरो जेसन, जो उस लड़की का पीछा करता है और उस लड़की को मार देता है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हम प्रेजेंट में आते हैं। इसी क्रिस्टल लेक के पास हम विटनी और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो क्रिस्टल लेक के पास एक खास किस्म के प्लांट को ढूंढने के लिए आए थे। रात को बोनफायर करते हुए विटनी का एक दोस्त इन सब लोगों को जेसन की कहानी सुनाता है, जो उसने काफी मर्तबा सुन रखी थी कि जो भी क्रिस्टल लेक के पास के जंगलों में आता है तो जेसन उसे मार देता है। पर सबको अभी भी ये कहानी ही लगती है, लेकिन हम देख चुके हैं कि सच में ऐसा होता रहा है। खैर, थोड़ी देर इस तरह बातें करने के बाद दो दोस्त यहाँ पर सैर करने के लिए निकल जाते हैं, जबकि वो लड़का जिसने जेसन की कहानी सुनाई थी वो वीड की तलाश में निकल जाता है और जल्द ही उसे वो वीड मिल भी जाती है। इससे पहले कि वो इस वीड यानी जड़ी बूटी के मिलने का सब दोस्तों को बता पाता, उसे अपने पीछे एक मास्कमैन खड़ा दिखाई देता है, जो कोई और नहीं बल्कि जेसन ही है। और उसके कुछ भी रिएक्ट करने से पहले जेसन उसके ऊपर हमला करके उसे मार डालता है। पहले वाले दो दोस्त जो सैर करने के लिए निकले थे, उन्हें वहाँ पर एक घर मिल जाता है टूटा फूटा सा। उसके अंदर जाने पर उन्हें सारी ही चीजें वहाँ तकरीबन बिखरी हुई मिलती हैं और साथ में लड़की को वहाँ एक लॉकेट भी मिल जाता है जिसमें जेसन और उसकी मदर की पिक्चर थी। जेसन की पिक्चर को तो खराब किया गया था, लेकिन उसकी मदर की पिक्चर बिल्कुल क्लियर थी। और हैरानी की बात ये थी कि जेसन की मदर बहुत ज्यादा विटनी की शक्ल से मिलती थी। ये लोग अब एक कमरे में जाते हैं जो कि बच्चों के कमरे की तरह सजाया गया था और बेड पर जेसन लिखा हुआ था। इधर इनकी कैंपिंग साइट पर हमें दिखाया जाता है कि कैंप लगाने के बाद बाकी सभी लोग अपने उन तीनों दोस्तों के आने का इंतजार कर रहे थे जो सैर करने के लिए गए थे। अचानक ही इन्हें अपने टेंट्स के करीब किसी के होने का एहसास होता है। ये लोग डरते नहीं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इनके दोस्त इनके साथ प्रैंक कर रहे होंगे, इसीलिए वो बाहर जाकर चेक करने लग जाते हैं। उन्हें वहाँ अपना दोस्त नहीं मिलता। अपने दोस्त को ढूंढने के चक्करों में वो उसी वीड के पास चला जाता है जहाँ पर सबसे पहले वाला दोस्त गया था। उससे पहले वहाँ पर अपने दोस्त की लाइट मिल जाती है, फिर वो वीड भी, और साथ में यहाँ पर उसे एक इंसानी कान भी मिलता है जिसके अंदर ईयरफोन लगा हुआ था। इस कान को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन डर का एंड तब होता है जब वो सामने अपने फ्रेंड की लाश भी देख लेता है बिना कान वाली। ये उसके दोस्त का ही कान था। वो चिल्लाते हुए इससे पहले कि वापस आ जाता, यहाँ कैंप के अंदर जेसन वहाँ मौजूद आखिरी लड़की के ऊपर भी हमला कर देता है। पहले वाला लड़का जैसे ही अपने कैंप तक पहुँचता है तो दूर से देखता है कि उसकी दोस्त को उन्हीं के ब्लैंकेट बैग में लपेट कर जेसन ने आग पर जलाने के लिए लटका दिया था। वो भागकर अपनी दोस्त को बचाना चाहता था, पर उसका पाँव एक बियर ट्रैप में फंसने की वजह से वो भी यहीं गिर जाता है। उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन वो अपने दर्द को साइड पर रखते हुए अपने आप को बियर ट्रैप से छुड़वाने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी दोस्त को बचा सके। लेकिन इस काम में वो कामयाब नहीं हो पाता और उसकी आंखों के सामने उसकी दोस्त जल भुन कर मारे जाते हैं। जिसके बाद हमें अब उस घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विटनी और उसका दोस्त गए थे। उस घर के एक कमरे को बिल्कुल टेम्पल की तरह सजाया गया था। वहाँ बहुत सी कैंडल्स लगाई गई थी और दरमियान में कोई अजीब सी चीज रखी हुई थी। विटनी का दोस्त आगे जाकर जब उस चीज को चेक करता है तो पता चलता है कि वो एक इंसानी सर था, जेसन की मॉम का सर, जिसे देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अचानक ही इन्हें पीछे से एक दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। विटनी का दोस्त चेक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने उसके ऊपर एक मशहदी से हमला कर दिया। उस लड़के ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, पर ऊपर से हमले लगातार हो रहे थे। एक मरतबा वो मशहदी उसके हाथ के अंदर स्टैब हो जाता है, जबकि दूसरी मरतबा उसके सर के अंदर, और इस तरह उसकी मौत हो जाती है। विटनी अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाते हुए उस घर से बाहर निकल आती है और कैंप की तरफ भागते हैं, जहाँ आकर वो देखते हैं कि उसकी एक दोस्त को जलाकर मार दिया गया था, जबकि दूसरा दोस्त उसका बियर ट्रैप में फंसा हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। ये सब कुछ काफी अचानक हुआ था। खैर, वो आगे बढ़कर अपने दोस्त को बियर ट्रैप से निकालने की कोशिश कर ही रही थी कि जेसन दोबारा यहाँ आ गया और उसने अपनी एक ही मर्तबा मशहदी से उस लड़के के सर पर कुछ इस तरह से वार किया कि वो मशहदी उसके पूरे दिमाग के अंदर स्टैब हो गया और वो वहीं पर मर गया। जिसके बाद जेसन विटनी पर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ा,
पर वो मरी या नहीं यही दिखाए बगैर सीन यहाँ से कट हो जाता है और हमें 6 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। सबसे पहले हम कई नाम की एक आदमी से मिलते हैं जो किसी का मिसिंग पोस्टर लेकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था और इससे हमें पता चलता है कि वो विटनी का भाई है जो उसे ढूंढने के लिए क्रिस्टल लेक की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि आखिरी मर्तबा विटनी क्रिस्टल लेक गई थी। क्ले के पीछे ही एक ज्वेलर स्टोर में हम दोस्तों के ग्रुप को भी देखते हैं जो भी क्रिस्टल लेक की तरफ ही जा रहे थे। खैर यहाँ पर अब क्ले यहाँ के शेरिफ से मिलने के लिए जाता है ताकि वो विटनी की मिसिंग रिपोर्ट के बारे में पूछ सके। विटनी का मिसिंग केस यही ऑफिसर देख रहा था, पर उसने यहाँ पर बहुत ही अजीब अंदाज में कहा कि जरूर वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ भाग गई होगी। मुझे नहीं लगता कि उसको ढूंढना कोई ज्यादा बड़ी बात है। क्ले को उसकी बात पर गुस्सा आता है, लेकिन उसे बिना कुछ कहे वो आगे बढ़ जाता है और उसे एक घर नजर आता है जहाँ पर रुककर वो एक ओल्ड लेडी से विटनी के बारे में पूछता है। तो उसका मिसिंग पोस्टर देखकर अजीब नजरों से वो ओल्ड लेडी क्ले से कहती है कि लोग अपने तौर पर यहाँ पर फन करने के लिए आते हैं और फिर किसी न किसी मुसीबत में फंसकर चले जाते हैं। प्लीज इन सारी चीजों से मुझे भी दूर रखो और अभी जिसके साथ तुम पंगा लेने जा रहे हो प्लीज उसे भी आराम से रहने दो। क्ले को उसकी बातें समझ नहीं आती और वो ओल्ड लेडी भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के क्ले के मुंह पर अपना दरवाजा बंद कर देती है। सीन कट होकर हमें एक गैराज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्ले अपनी बहन के बारे में पता कर चला जाता है, पर यहाँ के मैकेनिक को कुछ पता नहीं था। अगले ही सेकंड यहाँ पर जेसन की एंट्री हो जाती है जो यहाँ के मैकेनिक को मारना चाहता था। इसीलिए जब वो मैकेनिक पर पीछे से हमला करता है तो मैकेनिक भी अपने डिफेंस में उल्टा जेसन पर ही हमला करता है और इस सारे चक्कर में उसका मास्क उतार देता है। जेसन का चेहरा बहुत ही भयानक था, ऐसा लग रहा था कि जैसे आग में जलकर उसका पूरा चेहरा मेल्ट हो गया हो। उसका चेहरा देखकर वो मैकेनिक शॉक रह जाता है, उसे समझ ही नहीं आती कि अब उसे क्या करना चाहिए और इसी कमजोर लम्हे में जेसन उसका भी काम तमाम कर देता है। अब जेसन का अजीब सा मास्क तो यहाँ पर फट गया था, लेकिन जेसन की किस्मत अच्छी थी कि उसे यहीं पर वेल्डिंग वाला मास्क मिल जाता है जो उसे ज्यादा कूल लगता है और वो इससे ही पहन लेता है। खैर हमें दिखाया जाता है कि क्ले भी क्रिस्टल लेक पर पहुंच जाता है और वो बाकी सारे फ्रेंड्स भी क्रिस्टल लेक पर ही पहुंच जाते हैं। फ्रेंड्स के ग्रुप में से एक लड़की जीना यहाँ पर क्ले की दोस्त बन जाती है और ये लोग साथ में यहाँ पर चलने लग जाते हैं। इसी दौरान इन्हें यहाँ पर एक जीपीएस ट्रैकर भी मिलता है जिसे क्ले उठा लेता है, जबकि हम जीना के बाकी 2 दोस्तों को देखते हैं जो यहाँ क्रिस्टल लेक में बोटिंग करने लगे थे। वो लड़की स्विमिंग करने के लिए पानी में जंप लगा देती है और जब वापस उसका दोस्त उसे लेने के लिए उसके करीब पहुंचता है तो अचानक हम हवा में उड़ता हुआ एक तीर देखते हैं जो बोटिंग करते हुए लड़के के सर के दरमियान में आकर लगा था, जिसकी वजह से उस लड़की की वहीं पर मौत हो गई। बोट का कंट्रोल उसके हाथ से चला गया और वो बोट लड़की के सर से टकरा गई। अपने आप को बचाने के लिए जब वो लड़की साइड पर हुई तो उसे जेसन नजर आ गया जिसके हाथ में वही बो एंड एरो था जिससे भी उसकी दोस्त की जान ली गई थी। ये लड़की समझ गई कि अगला नंबर उसका है। अपने आप को बचाने के लिए वो यहाँ एक ब्रिज के नीचे जाकर छुप जाती है। जेसन आराम से ब्रिज के ऊपर चलता है और लड़की खामोशी से वहाँ छुपी रहती है, ऐसे जैसे उसे लग रहा हो कि जेसन को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है। जेसन भी वापस मुड़ने लगता है, लेकिन अचानक से वो अपनी मशेटी वहाँ की लकड़ियों के अंदर स्टैब कर देता है और वो मशेटी लकड़ियों के अंदर से होते हुए ठीक उस लड़की के सर में स्टैब हो जाती है और इस तरह एक और लड़की यहाँ क्रिस्टल लेक पर मारी जाती है। दोबारा हमें क्ले और उसकी साथी को दिखाया जाता है। वो लोग भी जेसन के घर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर विटनी पहुंची थी। वहाँ की सारी चीजें देखकर वो डर जाते हैं। क्ले को थोड़ा थोड़ा एहसास होता है कि कहीं उसकी बहन भी यही ना हो, लेकिन फिर यहाँ कुछ खास ना मिलने पर ये लोग बाहर आ जाते हैं और तभी अचानक इन्हें यहाँ पर किसी के चलने की आवाज आती है। ये लोग डर कर एक जगह पर छुप जाते हैं और तभी यहाँ पर जेसन हाथ में किसी की लाश उठाया जाता है और ठीक इनके सामने गिरा देता है। ये लोग उसे देखकर काफी डर भी जाते हैं पर हिलते नहीं, क्योंकि जानते हैं कि अगर हिलेंगे तो इनकी भी इसी लाश की तरह मौत हो जाएगी। खामोशी का अंजाम ये होता है कि जेसन भी इन्हें नहीं पहचान पाता, लेकिन क्ले के बैग की वजह से जेसन को इनके यहाँ होने के बारे में पता जरूर चल जाता है। जेसन अब वहाँ से क्ले का बैग उठाता है और उस लाश को उठाकर उसी घर के अंदर चला जाता है। जेसन के यहाँ से जाते ही दोनों ने भी भागने में समझदारी समझी थी, लेकिन इससे पहले ये जाकर अपने दोस्तों को जेसन के बारे में बता पाते उनके पाँव से एक रस्सी टकरा जाती है जिससे जेसन के हाइड आउट के अंदर बहुत सारी बेल्स बजने लग जाती हैं। हमें अब जेसन के हाइड आउट का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारी टनल्स बनी हुई हैं। हमें पता चलता है कि इन्हीं टनल्स के जरिए जेसन बहुत ही आसानी से जंगल के किसी भी हिस्से में पहुंच जाता है और इन्हीं बेल्स के जरिए और अपने लगाए जाल के जरिए उसे जंगल में किसी के आने के बारे में भी पता चलता है।
अब बेसमेंट में हमें एक और ट्विस्ट ये पता चलता है कि उसने उस दिन विटनी को भी नहीं मारा था, विटनी भी जिंदा थी और विटनी को उसने इसीलिए जिंदा रखा होगा क्योंकि विटनी का चेहरा बिल्कुल उसकी मॉम से मिलता था। जब जेसन यहाँ पर आता है तो वो विटनी के पास क्ले का बैग फेंकते हुए उस लाश को लेकर आगे बढ़ जाता है। विटनी जल्दी से उस बैग को खोलती है और उसमें उसे अपने मिसिंग पोस्टर्स मिलते हैं। वो समझ आती है कि उसका भाई यहाँ आया होगा। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसको एक उम्मीद नजर आती है कि वो यहाँ से निकल जाएगी। यहीं इसी बैग के अंदर उसे वो जीपीएस नजर आता है जो जेसन ने जंगल से ही उठाकर इसमें डाला था। वो इसे तोड़ती है और इसमें से एक पिन निकालते हुए अपने हथकड़ियों को खोलने की कोशिश करती है। यहाँ क्ले और जीना जो जेसन की नजरों से बचकर भाग रहे थे, जेसन उनका भी शिकार करने के लिए उनके पीछे पहुंच जाता है। ये लोग यहाँ एक घर के अंदर जाते हैं जो इन्हीं के दोस्त के डैड का फार्म हाउस था। असल में यहाँ इनसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेयर टूट गई थी जिसे रिपेयर करने के लिए ये लोग यहाँ टूल बॉक्स ढूंढ रहे थे और वर्कशॉप के अंदर आए थे। क्ले और जानी जल्दी से वर्कशॉप के अंदर आकर अपने बचे हुए दो दोस्तों को जेसन के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, पर जेसन उससे पहले ही यहाँ पहुंच जाता है और पीछे से एक लड़के का गला पकड़ते हुए एक स्क्रू ड्राइवर उसके गर्दन के आर पार करते हुए उसकी जान ले लेता है। यहाँ पर दूसरा दोस्त जेसन से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है, पर जेसन उससे कई हाथ आगे था। वो यहाँ पर रखी हुई एक एक्स उठाता है और घुमाते हुए उसके पीछे मार देता है। एक बार में उसका दोस्त मरता नहीं, जिसके बाद जेसन आकर बार बार उसे टॉर्चर करने लगता है और ये दोस्त उनका बहुत जोर जोर से चिल्लाता है ताकि अंदर मौजूद बाकी लड़कों को पता चल जाए कि वो मुश्किल में है। पर यहाँ क्ले अपने साथियों से कहता है कि हम उसे बचाने के लिए बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि जेसन उनके दोस्तों को चारा बनाकर उनके लिए ट्रैप बना रहा है। क्ले समझ रहा था कि अगर ये लोग बाहर जाएंगे तो जेसन इन्हें भी पकड़कर मार देगा। वो ना खुद बाहर जाता और ना ही अपने साथियों को बाहर जाने देता। इस तरह दूसरे दोस्त की भी आवाज आना बंद हो जाती है, मतलब वो भी मर जाता है। इस टाइम पर जब पहले दोस्त पर जेसन ने हमला किया था और दूसरे दोस्त को मारने के लिए जेसन बाहर किया था, तभी उनकी एक साथी ने पुलिस को कॉल मिला ली थी। अब यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है और इससे पहले कि पुलिस इन्हें रेस्क्यू कर पाती, जेसन बड़ी ही आसानी से उस एक पुलिस ऑफिसर को दीवार के साथ लगाते हुए पीछे से उसके सर पर वार कर उसे मौत की नींद सुला देता है। यहाँ पर बस ये 3 लोग ही बचे थे। ये लोग जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि जेसन ने ऊपर वाले दोस्त को भी मार दिया था। ये समझ गए कि अब इनकी जान बचना नामुमकिन है। ये लोग फौरन घर से बाहर आते हैं और पुलिस ऑफिसर की गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर जेसन इन्हीं की दोस्तों की लाशों से उनका रास्ता रोक लेता है और एक एक करके इनकी दोस्त की लाशों को इनकी कार के ऊपर फेंकने लगता है। जिसके बाद वो तीनों दोबारा से अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं जंगल के अंदर। क्ले और जीना दोबारा एक साथ थे जबकि ट्रेंट दूसरी तरफ था। ट्रेंट ऊपर से अपने डैड की गन उठा लाया था, लेकिन वो भी यहाँ पर उससे पानी में गिर जाती है। ट्रेंट भागते हुए एक सड़क तक भी आ गया था। शुक्र था कि उसकी किस्मत अच्छी थी। यहाँ पर एक ट्रक आ गया जो यहाँ से गुजर रहा था और वो उसकी मदद कर सकता था, लेकिन उससे पहले ही पीछे से जेसन आ गया और मशेडी से उसने ट्रेंट पर हमला करके उसे मार दिया। जिसके बाद ट्रक के आगे लगे हुए एंटीनास के अंदर उसकी बॉडी डाल दी। ट्रक का ड्राइवर ये सब देखकर बहुत ज्यादा पैनिक हो गया और उसने फौरन ही गाड़ी मोड़ ली। ये भी नहीं सोचा कि उसकी गाड़ी के आगे एक इंसान था जो उसकी गाड़ी के साथ घसीटता ही चला गया। यहाँ पर बाकी 2 लोग जेसन के घर में ही पहुंच चुके थे। उनकी आने की आहट क्योंकि विटनी ने दोबारा सुनी थी तो उसे फौरन यकीन हो जाता है कि जरूर यहाँ पर उसका भाई आया होगा। वो जोर जोर से शोर मचाते हैं, आहट करती है, जिससे ऊपर लोगों को पता चलता है कि नीचे कोई है और उसे ढूंढते हुए ये लोग बेसमेंट का रास्ता भी ढूंढ लेते हैं। नीचे जाकर क्ले ने देखा कि वहाँ पर विटनी ही थी, उसकी बहन। ये देखकर उसकी जान में जान आती है। वो दोनों एक दूसरे को पहले गले लगाते हैं, हालांकि वो जानते थे कि इस इमोशनल मोमेंट का उसके पास टाइम नहीं था। तभी अचानक उन्हें जेसन के आने की आहट सुनाई देती है। तब जाकर इन्हें होश आता है कि उन्होंने विटनी को यहाँ से बचा कर लेकर जाना है। क्ले वहाँ से कुल्हाड़ी उठाते हुए विटनी की जंजीरें तोड़ देता है। इससे पहले कि ये लोग यहाँ से भाग पाते, जेसन यहाँ आ जाता है और क्ले की साथी को पकड़ लेता है। जिस टाइम में वो उसके साथी को मारने में बिजी था, क्ले और विटनी यहाँ से भागने की कोशिशों में लग जाते हैं। ऊपर जाने का रास्ता एक बस से होते हुए जाता था। जब ये लोग ऊपर जा रहे थे तो इनके पीछे दोबारा से जेसन आ गया। जेसन ऊपर चढ़ते हुए क्ले को मारने लगा, जबकि विटनी नीचे उतरते हुए दोबारा बस में छुप गई। और जिस टाइम जेसन का ध्यान कहीं और था, उसने जेसन को नीचे बेसमेंट के अंदर धक्का दिया और फिर निकलकर क्ले के साथ यहाँ से भागने लगी। अपने आप को बचाने के लिए ये लोग यहाँ एक वर्कशॉप के अंदर आ जाते हैं। क्ले अपने आप को बचाने के लिए यहाँ हथियार ढूंढने लग जाता है और जेसन अगले ही मिनट यहाँ पहुंच भी जाता है। वो यहाँ आते ही सबसे पहले एक ग्राइंडिंग मशीन चलाता है और क्ले को
उसमें डालकर मारने ही वाला होता है कि पीछे से विटनी आकर उसे उसके नाम से पुकारती है। जेसन इतने सालों बाद अपना नाम किसी के मुंह से सुनकर जेसन कुछ पल को थम गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ विटनी थी। विटनी उसे वो लॉकेट दिखाती है जिसमें उसकी और उसकी मॉम की पिक्चर थी। जेसन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है तो पीछे से मौके का फायदा उठाते हुए क्ले यहाँ पर रखी हुई एक जंजीर को जेसन के गले में लपेट देता है। विटनी भी फौरन ही क्ले का साथ देती है और उसी जंजीर के दूसरे हिस्से को वो मशीन के अंदर डाल देती है। वो ग्राइंडिंग मशीन उस जंजीर को अपने करीब खींचने लगती है जिससे जेसन भी यहाँ ऊपर की तरफ लटकने लग जाता है। इससे पहले कि वो ग्राइंडर के अंदर जाकर क्रश हो जाता, वो अपने आप को बचा लेता है और अपनी जंजीर तोड़कर आजाद कर लेता है अपने आप। इससे पहले कि अब वो इन दोनों के ऊपर हमला कर देता, विटनी उसी की ही मशायती से उसी के ऊपर हमला करती है और उसकी बॉडी के अंदर स्टैब करते हुए फाइनली उसे मार देते हैं। ये दोनों बहन भाई अब आजाद हो गए थे। फाइनली ये लोग सुख का सांस लेते हैं और अब जेसन की बॉडी को उठाते हुए क्रिस्टल लेक की तरफ ले जाते हैं ताकि वो उसकी बॉडी को क्रिस्टल लेक में फेंक दे। ऐसा करने के बाद जब वो रिलैक्स होकर वहां बैठे ही हुए थे तभी अचानक नीचे से ब्रिज टूटता है और हम देखते हैं कि जेसन पानी से बाहर निकल आया है। वो विटनी के ऊपर दोबारा से हमला कर देता है और अब वो विटनी और क्ले के साथ क्या करेगा ये दिखाए बगैर ही ये मूवी इसी खतरनाक एंडिंग के साथ यहाँ खत्म हो जाती है जिसमें विलन अभी भी जिंदा है।